तो मैं समझता हूँ कि किताब से पढ़ना चाहिए। मैं थोड़ा सा बुक लिस्ट एक बार बता देता हूँ। जैसे पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्र और स्पेक्ट्रम है, एंसेंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा, ओल्ड एनसीईआरटी वही है। बट ऐसा नहीं है कि आप 12th के बाद नहीं सीख सकते हैं, आप 12th के बाद भी सीख सकते हैं, बस आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। क्या है ना कि जैसे मैं किसी भाषा को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैं भी हिंदी में ही बोल रहा हूँ कि मेरे को हिंदी बोलना अच्छा लगता है, बट जैसा हमारा देश है हिंदुस्तान, आप इंग्लिश बोलते हो ना तो ऐसे लोग थोड़े आपको सुपीरियर नज़र से देखते हैं, है ना। तो मैं समझता हूँ वो एक ज़रूरी चीज़ है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में, आपको सब जगह है। जैसे जो सीसेट का हम लोग पेपर देते हैं यार, उसमें इतना गंदा ट्रांसलेशन करता है, इंग्लिश के जो पैसेजेस होते हैं उसका हिंदी में जो अनुवाद करके देते हैं वो इतना गंदा रहता है, मतलब हिंदी के बाहुबली लोग वगैरह नहीं बना पाए उस क्वेश्चन को, इस तरह से रहता है ट्रांसलेशन। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, अगर आप इंग्लिश एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, वरना आपको इंग्लिश आप सीख लीजिए, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, इतना नॉलेज हो रहा है आपको देश विदेश का, तो वो खुद ही खुद वेल कुछ डेवलप होते जाता है, और एक बार आप सिलेक्शन करवा लो फिर लबासना करवा देगी। हेलो दोस्तों आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हमारे साथ है वरुण सर, जिनका बीपीएससी में 3rd रैंक के साथ चयन हुआ है और साथ ही साथ यूपीएससी में 697 रैंक के साथ चयन हुआ है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि बीपीएससी और यूपीएससी की दोनों को प्रिपरेशन एक साथ कैसे करें और दोनों को क्रैक कैसे करें। सर ने जैसा कि दोनों एक साथ क्रैक किए और पहले यूपीएससी का रिजल्ट आया, बाद में बीपीएससी का रिजल्ट आया और बीपीएससी में 3rd रैंक लगी है। तो इस वीडियो में सर की स्ट्रेटजी जानने की कोशिश करेंगे। बीपीएससी और यूपीएससी मैं समझता हूँ कि सिलेबस जो है इनका 60 to 70% ओवरलैपिंग है, और बीपीएससी में आपको खास ध्यान बिहार के पर्सपेक्टिव से रखना होता है। जैसे कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, उसमें आपने कोई मूवमेंट पढ़ा है, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट पढ़ रहे हो, तो आपको बिहार के पर्सपेक्टिव से कि बिहार में जैसे जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे, जैसे जयप्रकाश नारायण थे, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था। 1857 का रिवॉल्ट है तो वीर कुंवर नारायण सिंह का क्या कंट्रीब्यूशन था। तो ये सारी चीज़ें बिहार के पर्सपेक्टिव से सब कुछ पढ़ना है। बिहार का हिस्ट्री, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का इकोनॉमी, बिहार के बारे में कि बिहार का जैसे सेंसस का डेटा है तो बिहार के बारे में, लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, ये सब कितना है बिहार, सब कुछ बिहार के पर्सपेक्टिव से, तो बिहार पे खास ध्यान रखना होता है। बाकी सिलेबस सिमिलर है यूपीएससी और बीपीएससी का। ओके सर, आपने स्ट्रेटजी बनाई होगी, वो स्ट्रेटजी कैसे बनाई हमारे व्यूअर के साथ शेयर कर दीजिए एक बार। स्ट्रैटेजी मैं किताबों को फॉलो किया करता था, मैंने किसी कोचिंग का नोट्स वोट्स नहीं फॉलो किया था, क्योंकि किताब से आप पढ़ते हो तो आपके पास एडवांटेज क्या होता है कि प्रीलिम्स तो आपका क्लियर होता ही है, आपको वो मेंस में भी मदद करता है। लेकिन कोचिंग के नोट्स से मैं समझता हूँ कि वो काफ़ी प्रीलिम्स स्पेसिफिक बनाते हैं, तो प्रीलिम्स तो हो जाएगा कोचिंग के नोट्स पढ़ के, लेकिन मेंस में फिर आप लटक जाओगे। तो मैं समझता हूँ कि किताब से पढ़ना चाहिए। मैं थोड़ा सा बुक लिस्ट एक बार बता देता हूँ। अगर आप 2024 में अटेम्प्ट्स देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को ध्यान से सुनना। पीडब्ल्यू ने स्टूडेंट्स के हाई डिमांड्स को देखते हुए फाउंडेशन 2.0 लॉन्च कर दिया है। अगर आपका ड्रीम है सिविल सर्विस का और अभी तक आपने तैयारी स्टार्ट नहीं करी है तो मुझे लगता है सबसे अच्छा मौका है। फाउंडेशन कोर्स का मतलब है कि 0 से लेकर एडवांस लेवल। 26 जनवरी को पीडब्ल्यू ने यूपीएससी वाला कोर्स लॉन्च कर दिया है। संकल्प 2.0 2024 एस्पिरेंट के लिए इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के लिए, और सेकंड बेस्ट टाइटन 2.0 2024 एस्पिरेंट के लिए इंग्लिश मीडियम के लिए 20 फरवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। इसमें बैच में आपको शुरुआत से सब कुछ पढ़ाया जाएगा, टाइम पर सिलेबस कवर किया जाएगा, सीसेट का भी सब कुछ होगा। इन सारे कोर्स का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। इसमें आपको इंडिया की टॉप फैकल्टीज पढ़ाएगी और साथ ही साथ 17 मंथ तक लाइव क्लासेस चलेगी और अपनी यूपीएससी की जर्नी को आप शानदार बना पाएंगे। अगर आप 2024 में सपना को साकार करना है तो सबसे पहले आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी हालातों के अनुसार सब्सक्रिप्शन लें और अपनी यूपीएससी की जर्नी को एक बात और मैं जोड़ना चाहूंगा यहाँ पे कि 500 रुपए के डिस्काउंट के लिए आप मेरा कोड SView इस्तेमाल करना ना भूलें। सारे कुछ डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को कंटिन्यू करते हैं, बात करते हैं। के लिए एम लक्ष्मीकांत है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्र और स्पेक्ट्रम है, एंसेंट हिस्ट्री के लिए आर एस शर्मा, ओल्ड एनसीईआरटी वही एक ही किताब है, और मिडावल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा, ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की चारों किताबें, फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी। इंडियन इकोनॉमी के लिए आप कोई एक किताब स्टैंडर्ड बुक रेफर कर सकते हैं, जैसे उमा कपिला या रमेश सिंह या मिश्रापुरी, इनमें से कोई एक, प्लस आप एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं माइक्रो और मैक्रो की। और इसके अलावा मैं एक श्रीराम IAS की इंडियन इकोनॉमी आती है पार्ट 1 to 3, वो मैं पढ़ा करता था। और बिहार स्पेसिफिक के लिए एक KBC नैनो का आता है बिहार समग्र, या अरिहंत का नो योर स्टेट बिहार, तो ये दोनों आप पढ़ सकते हैं। तो इससे मेरे ख्याल से हो जाना चाहिए।
सर बीपीएससी की प्रीलिम्स की अपन स्ट्रेटजी की बात करें तो बीपीएससी की प्रीलिम्स के लिए आप बुक्स सजेशन कर दीजिए। ये मैंने बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए ही बताया था और ये जो सारे किताब हैं ये बीपीएससी और यूपीएससी दोनों में ही काम आती हैं। मैंने आपको बताया कि बीपीएससी के लिए स्पेसिफिक सिर्फ आपको बिहार समग्र और न्यू ईयर स्टेट बिहार पढ़ना है, और इसमें जैसे इकॉनमी हो गया तो इसमें अलग से फाइनेंस डिपार्टमेंट जो बिहार की वेबसाइट है वहाँ से बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट आप डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। वहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आता है, और भी ऑनलाइन काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं अनअकैडमी जो बीपीएससी स्पेसिफिक करंट अफेयर्स रिलीज़ करती है, तो वो सब आप फॉलो कर सकते हैं। ओके सर, आपने जैसे दोनों की तैयारी आपने साथ में की होगी। राइटिंग प्रैक्टिस जो इसमें होती है सिविल सेवा के अंदर, वो आपने कैसे इम्प्रूव करी? जैसे बीपीएससी और यूपीएससी का जो मेंस होता है इसमें काफ़ी अंतर होता है। जैसे बीपीएससी में क्या होता है, हमें 8 ही क्वेश्चन करने होते हैं 3 घंटे में। ये 40 उसमें क्या रहता है 40-45 पेजेस होते हैं, और उसमें आपको 8 क्वेश्चन करने होते हैं। मतलब हर एक क्वेश्चन आपको 4 से 5 पेज में करना होता है। वर्ड लिमिट जैसा उसमें कुछ नहीं होता है। लेकिन यूपीएससी में क्या है, आपको 3 घंटे में 19 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 19 क्वेश्चन करने होते हैं, मतलब आपको 19 बार सोचना पड़ता है, और इसके लिए क्या होता है कि आपके पास हर एक आंसर के लिए 7-8 मिनट होता है। तो ये एक अंतर होता है। बीपीएससी में मुझे 20-25 मिनट मिला करता था हर एक आंसर को लिखने के लिए, और यूपीएससी में 6-7-8 मिनट मिला करता था। तो बीपीएससी में तो आप काफ़ी स्ट्रेटेजाइज करके एक स्ट्रक्चर बना के प्रॉपर बिल्कुल ही कर सकते हो। लेकिन यूपीएससी में क्या होता है, जब आप पहला आंसर लिख रहे होते हो तभी साइमल्टेनियसली आपको दूसरा आंसर भी सोचना पड़ता है। तो ये एक अंतर है बीपीएससी और यूपीएससी में। बट मेरे को लगता है कि दोनों का सिलेबस तो सिमिलर है, क्वेश्चन जो है सिमिलर टाइप से पूछे जाते हैं। तो आप किसी की भी प्रैक्टिस करो, आप यूपीएससी की प्रैक्टिस करो तो बीपीएससी का खुद पे खुद प्रैक्टिस हो जाएगा आंसर राइटिंग का। ओके सर, जैसा कि बहुत सारे टॉपर्स बताते हैं कि सिविल सेवा के एग्ज़ाम में न्यूज़पेपर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपने कोई न्यूज़पेपर फॉलो किया था? जी बिल्कुल, न्यूज़पेपर काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है। मैं हिंदू पढ़ा करता था, काफ़ी लोग इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, तो ये दोनों पेपर्स मैं समझता हूँ कि सारे एस्पिरेंट्स पढ़ते हैं, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। तो इसमें क्या है कि जैसे मैं इसमें 1 लाइनर्स वगैरह लिखा कर, इससे मैं नोट्स नहीं बनाता था बहुत ज़्यादा। अब हर दिन न्यूज़पेपर आता है, इससे कितना नोट्स बना लूँगा, मतलब 700-800 पेज की एक नई बुक बना दूंगा मैं। तो इससे मैं 1 लाइनर नोट्स लिखा करता था कि जैसे एक क्वेश्चन आया था, मैं काफ़ी खुश हो गया था कि मैंने न्यूज़पेपर से नोट्स बनाया था। डेनिस ओवांस करके यूपीएससी में एक क्वेश्चन आया था, 1 लाइनर क्वेश्चन था। तो वो मैंने कहीं किसी कोचिंग नोट्स में नहीं पढ़ा था, वो मैंने पेपर से लिखा था अपने नोट्स में, तो वो मेरे को फ़ायदा कर गया था, तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा था। तो और ऐसे भी पेपर में क्या होता है, नए नए वर्ड मीनिंग्स होते हैं, तरीका होता है एक लिखने का, एक स्टैंडर्ड तरीका रहता है उनका अपना लिखने का। तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाता है कि आपको आंसर सेंटेंसेस कैसे फ्रेम करने हैं। तो इसलिए न्यूज़पेपर इंपॉर्टेंट है। ओके सर, बहुत सारे स्टूडेंट 12th के बाद में, 12th से पहले उनका मीडियम हिंदी होता है, उनके वो 12th के बाद में सोचते हैं कि मुझे आखिर यूपीएससी इंग्लिश में देना है। तो अगर वो इंग्लिश में देना चाहे तो किस प्रकार अपने इंग्लिश इंप्रूव करें? सीखने की तो खैर कोई उम्र नहीं होती है, लेकिन क्या होता है जब आप 12th में हो जाते हो तो आपका माइंड जटिल हो जाता है। जिस आसानी से आप किसी बच्चे को अंग्रेजी सिखा सकते हो, उतने आसानी से आप किसी 12th पास को नहीं सिखा सकते हो, है ना। तो मतलब अगर आपको इंग्लिश में एग्ज़ाम देना है तो आप प्रायोरिटी तो यही रखिए कि आप पहले से ही अंग्रेजी पे ध्यान दें, क्योंकि 6-7 में आप जो सीख सकते हो ना, वही चीज़ आप 12th में आपको काफ़ी एफर्ट लगाना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है कि आप 12th के बाद नहीं सीख सकते हैं, आप 12th के बाद भी सीख सकते हैं, बस आपको एफर्ट ज़्यादा लगाना पड़ेगा। और खैर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो एफर्ट तो आपको वैसे भी ज़्यादा लगाना है, तो थोड़ा और कर लो इंग्लिश में। क्योंकि आप क्या है ना कि जैसे मैं किसी भाषा को डिग्रेड नहीं कर रहा हूँ, जैसे मैं भी हिंदी में ही बोल रहा हूँ कि मेरे को हिंदी बोलना अच्छा लगता है, बट जैसा हमारा देश है हिंदुस्तान, आप इंग्लिश बोलते हो ना तो ऐसे लोग थोड़े आपको सुपीरियर नज़र से देखते हैं, है ना। तो मैं समझता हूँ वो एक ज़रूरी चीज़ है सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में, आपको सब जगह हेल्प करेगा। प्रीलिम्स में करता ही है, क्योंकि जैसे जो सीसेट का हम लोग पेपर देते हैं यार, उसमें इतना गंदा ट्रांसलेशन करता है, इंग्लिश के जो पैसेजेस होते हैं उसका हिंदी में जो अनुवाद करके देते हैं वो इतना गंदा रहता है, मतलब हिंदी के बाहुबली लोग वगैरह नहीं बना पाए उस क्वेश्चन को, इस तरह से रहता है ट्रांसलेशन। तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, अगर आप इंग्लिश एजुकेशन अफोर्ड कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, वरना आपको इंग्लिश आप सीख लीजिए। मतलब हो सकता है किसी को मेरी बात बुरी लगे कि ये कैसी बातें बता रहा है, लेकिन हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान में अंग्रेजी की बहुत इज्जत है, कि अंग्रेजी बोलने वालों की भी बहुत इज्जत है। तो आप सीख लीजिए, आपको इज्जत ही मिलेगी, आपका कोई नुकसान नहीं है नया भाषा सीखने में। सर, जैसा कि अभी 10 अक्टूबर को प्रीलिम्स हुआ था, प्रीलिम्स बहुत सारे स्टूडेंट का प्रीलिम्स क्लियर हो गए इस बार, अभी मेंस लिख रहे हैं, तो मेंस लिखने से पहले मतलब किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आप क्या कहना चाहेंगे?
जैसे मेरे पास काफ़ी दोस्तों का आता है फ़ोन या काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स मैसेज करते हैं मेरे को, तो इसमें वो क्या पूछते हैं कि मैं आंसर राइटिंग कैसे से शुरू करूं। अच्छा, मैं बता दूं कि अगर किसी को मेरे से कुछ पूछना हो तो वो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे कनेक्ट कर सकते हैं, वरुण KR_Mauryan है, तो वहाँ से आप कनेक्ट कर सकते हैं। आप मेरे से वहाँ सीधे पूछ लीजिएगा, मैं कोशिश करता हूँ सबको रिप्लाई कर देने का। तो हाँ, तो फिर मैं बताता हूँ। मेंस का लोग का सीधे पूछते हैं कि आंसर राइटिंग कैसे करें, और उन्होंने पूरा किताब नहीं पढ़ रखा होता है। तो मैं समझता हूँ कि आपके पास कंटेंट रहेगा तभी तो आप आंसर राइटिंग करोगे। अगर आपने हिस्ट्री पूरी पढ़ी नहीं है तो आप 1857 के रिवॉल्ट के बारे में कैसे लिख दोगे कुछ भी। तो आप पूरा पढ़िए, आप अपना कंटेंट बनाइए। अब जैसे 1857 के रिवॉल्ट की बात करें तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे क्यों हुआ रिवॉल्ट, रीजन्स क्या, अब रीजन्स के अंदर पॉलिटिकल रीजन, सोशल रीजन, इकोनॉमिकल रीजन्स, रिलीजियस रीजन्स, ये सारा एक बना लें। फिर रिवॉल्ट सक्सेस हुआ कि फेल किया, एक ये बना लें। फिर अगर सक्सेस हुआ तो क्यों हुआ, फेल हुआ तो क्यों हुआ, ये सारे आप पहले से प्रिपेयर्ड रखें, क्योंकि क्वेश्चन यही आएगा। कुछ भी आ जाता है कि 1857 में आप बताइए कि किस कारण से है जो फेल कर गया रिवॉल्ट, क्यों नहीं बड़ा सक्सेस बन पाया। तो आप अगर पहले से तैयार रहेंगे, आपके पास कंटेंट होगा तभी तो आप लिखोगे। आप वहाँ तो खुद से कंटेंट बनाओगे नहीं, तो आप पहले से पढ़ के रखिए, सारा कंटेंट पढ़ लीजिए। अब इससे क्या होगा ना, आपको हेल्प होगा इंटर रिलेशन करने में, कि अब जैसे 1857 है तो 1957 में अगर कोई 100 ईयर्स पूरा होने पे कोई इवेंट हुआ होगा कि सेलिब्रेट करने के लिए 100 ईयर्स ऑफ 1857, तो आप उस चीज़ को भी पढ़िए। फिर 1857 है तो 50 साल हो गए थे हमारे, कब 1997 में हमारे 100 साल पूरे हो गए हैं, तो आप उसको भी लिखिए कि उस समय कैसे कमेमोरेट कर लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, या बिहार में है तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार ने कैसे कमेमोरेट कर लिया। तो इसमें क्या है ना, आंसर राइटिंग की सबसे इंपॉर्टेंट जो स्ट्रैटेजी मैं समझता हूँ, एक आंसर को, जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन है तो आप उसको लिंक कर दीजिए, आप पॉलिटिकल साइंस से भी लिंक कर दीजिए, उसको इंटरनेशनल रिलेशन से भी लिंक कर दीजिए, उससे आंसर काफ़ी अच्छा हो जाएगा। मतलब जब कोई एग्जामिनर चेक करेगा तो उसको लगेगा कि यार इसको हॉलिस्टिक नॉलेज है। तो लिंक करना एक काफ़ी बड़ी स्ट्रैटेजी होती है। सर, अपने खुद के अंदर ऑफिसर्स क्वालिटी कैसे डेवलपमेंट करें? पता नहीं, मतलब ऑफिसर्स लाइक क्वालिटीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं है क्या होता है, बट जितना हमने एथिक्स वगैरह में पढ़ा है कि ऑनेस्ट रहो, डिसिप्लिन्ड रहो, कंपैशनेट रहो। और सिंस मैं सैनिक स्कूल में था तो अब जैसा कि आपको भी पता होगा, आर्मी बैकग्राउंड काफ़ी डिसिप्लिन्ड होता है ना। तो मैं 6 to 10 तक था वहाँ, तो वहाँ OLQs कहते हैं हम लोग, ऑफिसर लाइक क्वालिटीज़, OLQs। तो इन OLQs पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता था कि आपको कमिटेड रहना है, डिटर्मिन्ड रहना है। जैसे जब हम शाम में प्रिपरेटरी स्टडी करते थे तो वहाँ एक टर्म यूज़ करते हैं हम लोग, पिन ड्रॉप साइलेंस, कि मतलब आप इस तरह से पढ़ो, आप जब पढ़ते हो तो इतनी शांति होनी चाहिए एकेडमिक कॉरिडोर में, या एक पिन भी गिरे तो उसकी आवाज़ आनी चाहिए आपको, कि इतनी शांति से पढ़नी चाहिए। तो है ना, तो ये OLQs है जो धीरे धीरे लॉन्ग टाइम डेवलप होगा। और मैं समझता हूँ कि जब आप पढ़ते रहते हो ना, तो वो भी एक तरह का आप OLQ डेवलप कर रहे हो, वो आपके, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें आप पढ़ रहे हो, इतना नॉलेज हो रहा है आपको देश विदेश का, तो वो खुद ही खुद OLQs डेवलप होते जाता है। और एक बार आप सिलेक्शन करवा लो, फिर लबासना करवा देगी। ओके सर, सिविल सेवा के लिए आप प्रमुख कोई आप नॉवेल्स फॉलो करते होंगे, आपने पढ़ा होगा, कोई नॉवेल्स बता सकते हैं हमारे ऑडियंस को? माफ़ कीजिएगा, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, बट मैंने कोई नॉवेल्स वगैरह पढ़ी नहीं है। मेरे स्कूल में एक कंपटीशन हुआ था, तो उसमें डिबेट का कंपटीशन था, तो उसमें मेरे को फर्स्ट प्राइज़ मिला था। तो उसमें बुक, वहाँ मेरे स्कूल में कल्चर था कि वो मेडल्स नहीं देते थे, तो वो किताबें दिया करते थे, कि मतलब मेडल तो क्या है कि घर में रख दोगे या फेंक दोगे कभी एक समय के बाद, लेकिन किताबें क्या है, आप पढ़ोगे तो आपको नॉलेज गेन होगा, तो आप कुछ सीखोगे उससे। तो एक उसमें था, मैंने पढ़ा है थिंक एंड ग्रो रिच। बट वो मतलब एंटरप्रेन्योरियल है ना। और एक इंसान को जो मैं काफ़ी फॉलो करता हूँ, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, उनके बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा है। फिर गांधी जी के बारे में पढ़ा है मैंने, नेहरू के बारे में पढ़ा है। इनसे क्या होता है ना, मतलब जब आप महान व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हो तो आप रियलाइज़ करते हो कि यार इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया है। जैसे जब मैंने बाबा साहब के बारे में पढ़ा तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये सिर्फ दलित के ही चैम्पियन नहीं थे, ये दुनिया में जितने भी सफ़रर्स हैं, जितने भी अंडर प्रिविलेज्ड हैं, कि हिंदुस्तान की जो औरतें हैं, है ना, तो इनके औरतों का कंडीशन अपलिफ्ट करने में बाबा साहब का बहुत बड़ा रोल था। तो मैं इन चीज़ों को सीखता हूँ कि इन्होंने यार कितना स्ट्रगल किया है। कोई भी, जैसे थे सुभाष चंद्र बोस थे, या बाबा साहब थे, या गांधी जी थे, शुरू में तो सबने स्ट्रगल किया है ना, और बाद में कितने बड़े आदमी बन गए, कितने हस्ती बन गए, महान हस्ती बन गए। आज मतलब हमारे लिए तो भगवान समान है, कि मतलब हमारी उनसे क्या मुकाबला हो सकता है। मतलब कुछ लोग क्रिटिसाइज़ भी कर देते हैं, है ना,
तो बट हम लोग काफ़ी तुच्छ किस्म के व्यक्ति हैं इन लोगों के सामने, तो हम लोग कमेंट नहीं कर सकते हैं ऐसे लोगों पे, इनसे बस सीख सकते हैं, है ना, तो इनसे सीखना चाहिए। ओके, थैंक यू सर, आपने टाइम दिया। अगर दोस्तों सर से आप क्वेश्चन या फिर कुछ पूछना चाहते हैं तो सर का इंस्टाग्राम में आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सर से आप जुड़ सकते हैं और आसानी से कभी मिलना हो तो सर से मिल सकते हैं। धन्यवाद सर।